हाय एवरीवन, दिस इज अमन। ये चैनल हमने इसलिए बनाया है कि यूट्यूब पर बहुत सारे हमने देखे। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं ओ लेवल से रिलेटेड, लेकिन जो है ओ लेवल के पेपर जो हो चुके हैं उनके सॉल्यूशन प्रॉपर मौजूद नहीं है। इसलिए ये चैनल हमने बनाया है। और जो है आपको हम बता दें कि ओ लेवल की क्लासेस हम काफ़ी टाइम से पढ़ा रहे हैं और हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स हमसे पढ़ चुके हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स ओ लेवल में पास भी हो चुके हैं और 10 से ज़्यादा बैचेस हम ओ लेवल के अब तक पढ़ा चुके हैं। तो अब हमने सोचा कि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ओ लेवल पेपर निकालने में सबसे बड़ी परेशानी आती है सी प्रोग्रामिंग की। सी प्रोग्रामिंग का पेपर वो बच्चे नहीं निकाल पाते हैं, बाकी तो सब पेपर निकल जाते हैं, लेकिन सी प्रोग्रामिंग में स्टूडेंट्स को परेशानी आती है। तो अब जैसा आपको पता है कि अभी इस बार तो सी प्रोग्रामिंग है, फिर नेक्स्ट टाइम से अब पाइथन होने वाला है, तो फिर वो और परेशानी होगी। तो अभी सी जो पढ़ रहे हैं वो सी आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसलिए आप इसमें जो है देखिए 2 पार्ट होते हैं जैसे आपको पता है, एक होता है ऑब्जेक्टिव और एक होता है डिस्क्रिप्टिव। तो 100 मार्क्स का पेपर होता है सी प्रोग्रामिंग का, जिसमें 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है और 60 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव आता है। तो डिस्क्रिप्टिव तो स्टूडेंट्स कर लेते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में उनको बड़ी परेशानी आती है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव के उनके मार्क्स गलत हो जाते हैं तो फिर वो जो है फिर वो ज़ाहिर-सी बात है, इसमें जैसे अब हो गया है कि अगर आपके ऑब्जेक्टिव में 20 मार्क्स में से 50% होंगे, तभी आप डिस्क्रिप्टिव की कॉपी आपकी चेक होगी। इसलिए जो है कंपल्सरी हो गया है, पास आप तभी माने जाएँगे जब आप इसमें भी ऑब्जेक्टिव में भी आपके 50% होने चाहिए, मतलब 20 मार्क्स होने चाहिए। तो इसीलिए ये हमने सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम ओ लेवल के सी प्रोग्रामिंग के जितने भी लास्ट हम कोशिश करेंगे कि लास्ट 10 इयर्स के पेपर हम इसमें कवर करें, जिसमें हम जो है जो ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव आप आसानी से कवर यहाँ पे किए जा सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव हम इसमें कवर करेंगे और इसमें हम सारी चीज़ें आपको जो भी ऑब्जेक्टिव बताएँगे वो सब हम एक्सप्लेन करते हुए बताएँगे, समझाते हुए लेके चलेंगे कि अगर किसी भी क्वेश्चन का कोई आंसर है तो क्यों है, और ये सारी चीज़ें हम लेके चलेंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिन्होंने कुछ भी ना पढ़ा हो, अब तक कोर्स से रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़ा हो। तो अगर कोर्स से रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़ा हो तब तो आपको ऑब्जेक्टिव ये हमारा सेशन ज्वाइन करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको कम से कम एटलीस्ट बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ये उन लोगों के लिए हेल्पफुल है कि कोर्स में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, ठीक है ना? आपने लास्ट टाइम पढ़ा था, फिर से पेपर देना है, तो ऐसी बात है, या आपने पढ़ा है और चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें पता हैं, तो आपका आपके लिए जो है ये फ़ायदेमंद होगा, ठीक है ना? और अगर वो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो हम इसमें हमारे यहीं पर इसमें हम अपना लिंक अपनी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे शेयर कर रहे हैं। वहाँ पर आप जाकर हम एक 40 डेज़ का हमने कोर्स बनाया हुआ है, 40 लेक्चर्स का, ठीक है? तो आप उसको उसको जॉइन कर सकते हैं और उसमें आप पूरी सी जो है वो 40 लेक्चर्स की क्लास में आप कवर कर पाएँगे। तो उसको उसको अगर आपको देखना हो, उसको उसकी एक्सेस लेनी हो, उसको जॉइन करना हो, तो आप वो लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके आप जो है इंस्टीट्यूट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और इसमें बात करते हैं कि जो है इसका इसका जो पेपर आता है, हम आज जो हमारा पेपर है हम जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं, वो आपका जो है जनवरी 20 का है। जो पेपर जनवरी 20 में आया था, उस पेपर को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। बाकी पेपर आप चूँकि आप लोग सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होंगे ज़्यादातर, तो आप जानते ही हैं कि पेपर कैसे इसमें देना होता है, तो वो हम उस पर हम टाइम वेस्ट करने नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ अपना क्वेश्चंस को देखते हैं। तो जैसे पता है पार्ट 1 है, तो ऑब्जेक्टिव में आपके 40 मार्क्स का होता है, तो फर्स्ट 10 जो है आपके
MCQ होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें देखते हैं, तो जनवरी 20 का ये सी प्रोग्रामिंग में मल्टीपल MCQ में जो पहला क्वेश्चन है, देखिए, तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है 1.1। देखिए, आप सभी को यहाँ पर एक मिनट हम थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको दिखता रहे कि कहाँ पर हैं हम, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है ना। तो हम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, व्हाट इज द फॉलोइंग इज इनवैलिड हेडर फाइल इन सी, ठीक है ना। तो व्हाट इज द फॉलोइंग इज इनवैलिड हेडर फाइल इन सी, ठीक है ना। तो इसमें कौन सी ऐसी हेडर फाइल है जो इनवैलिड है, जो सी प्रोग्रामिंग में नहीं है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे 4 हेडर फाइल्स दी हुई हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं ना, 4 हेडर फाइल्स हैं, ठीक है ना। math.h है पहला ऑप्शन, ठीक है ना। मैथ io.h है और string.h है और ctype.h है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है, कह रहा है, देखिए क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आता, इसलिए वो जो है गलत कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है, विच इज द फॉलोइंग इज इनवैलिड हेडर फाइल, इनवैलिड हेडर फाइल इन सी, मतलब इसमें कौन सी हेडर फाइल है जो इनवैलिड है, मतलब सी में वो हेडर फाइल मौजूद नहीं है, ठीक है। तो हेडर फाइल क्या होती है? हेडर फाइल, जैसा हमने पहले भी आपको बता रखा है कि हेडर फाइल, वो हेडर, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं हमारे जो क्या होते हैं, वो हमारी हेडर फाइल्स में मौजूद होते हैं। अब जैसे हमने कहा प्रिंटफ, स्कैनफ फंक्शन होता है, वो आपके का stdio में होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल, ठीक है ना। और उसी तरीके से बहुत सारे मैथ से रिलेटेड फंक्शन होते हैं आपके math.h में होते हैं, स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शन आपके string.h में होते हैं, ठीक है ना। और इस तरीके से सी टाइप भी आपकी हेडर फाइल होती है, तो math.h भी हेडर फाइल होती है, string.h भी हेडर फाइल होती है। सी टाइप, भाई जैसे आपको पता करना है कि कोई कैरेक्टर लोअर है कि नहीं है, कोई कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक है कि नहीं है, इस तरह के बहुत सारे फंक्शन सी टाइप डॉट हेडर फाइल में होते हैं। लेकिन ये जो है मैथ io.h, ये कोई हेडर फाइल नहीं होती, ठीक है ना। तो इसमें ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सी हेडर फाइल इनवैलिड है, तो math.h वैलिड हो गई, ठीक है ना, string.h वैलिड हो गई, सी टाइप डॉट एच वैलिड हो गई, ठीक है ना। तो इसमें कौन सी वैलिड नहीं है? मैथ io.h, ठीक है ना। तो आपका इसमें कौन सा आंसर सही होगा? जो भी आंसर सही होगा, ठीक है ना, उसको हम इस तरीके से हाईलाइट करेंगे, ठीक है ना। तो ये वाला जो है, जो हमारा यहाँ पर जो है पहले क्वेश्चन में बी जो है वो सही है, ठीक है ना, कि ये इनवैलिड है, बाकी सब वैलिड है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया ना आप लोगों को? चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बी पार्ट हो गया जो आपका सही है फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड कह रहा है, सेकंड को जरा ध्यान से देखिएगा। सेकंड कह रहा है, which of the following is not a keyword of C, ठीक है ना। तो which of the following is not a keyword of C, मतलब इसमें कौन सा ऐसा जो है, ये कई सारे वर्ड्स इसमें दिए हैं, इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो आपका सी का कीवर्ड नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो सी का कीवर्ड नहीं है? अब कीवर्ड क्या होता है? देखिए, हमने कहा था ना कि हम थोड़ा आपको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। कीवर्ड क्या होता है हमने बताया है, आपको पता होगा कि कीवर्ड सी प्रोग्रामिंग में ऐसे वर्ड होते हैं, रिजर्व वर्ड होते हैं, ठीक है ना, जिसका कंपाइलर के लिए एक स्पेशल मीनिंग होती है उन कीवर्ड्स की, ठीक है ना। तो मतलब वो उन कीवर्ड्स जब आते हैं तो कंपाइलर देखता है उसका एक अलग से मतलब पहले से डिफाइन होता है कंपाइलर को कि ये कीवर्ड्स हैं, इसका ये मतलब है, वो कंपाइलर पहले से जान रहा होता है, तो वो कीवर्ड होते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको पता है कि कितने कीवर्ड हैं सी प्रोग्रामिंग में, टोटल 32 कीवर्ड्स हैं, ठीक है ना। तो अब हमने कहा कि अब यहाँ पे देखिए कई चीजें क्लियर हो रही हैं। कीवर्ड क्या है पहले आपको ये पता चला, ठीक है ना। जो रिजर्व वर्ड होते हैं, ठीक है ना, वो कीवर्ड होते हैं, मतलब उनकी एक स्पेशल मीनिंग कंपाइलर को पता है, ठीक है ना। आप उस कीवर्ड को जब आप वेरिएबल का नाम देते हैं तो उसको नहीं रखते हैं उसमें, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड ऑफ सी, इसमें कौन सा ऐसा है
जो है जो सी का कीवर्ड नहीं है। तो पहला हो गया ऑटो, दूसरा हो गया केस, तीसरा हो गया ब्रेक, चौथा हो गया फंक्शन। ठीक है ना। तो ये जो ऑटो है ये है कीवर्ड, ठीक है ना, ये स्टोरेज क्लास है, ठीक है ना। और केस स्विच में आप इस्तेमाल करते हैं, ब्रेक ब्रेक आप स्विच में इस्तेमाल करते हैं, पूरा ब्रेक स्टेटमेंट होता है, पता होगा। फंक्शन फंक्शन कीवर्ड नहीं है, ठीक है ना। तो और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो वहां पर फंक्शन एक कीवर्ड होता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर फंक्शन कीवर्ड नहीं है, ठीक है ना। तो हम सी की बात कर रहे हैं तो सी में फंक्शन कीवर्ड नहीं है। तो सेकंड वाले का ऑप्शन क्या होगा, डी। समझ में आ रहा ना, कौन सा ऑप्शन होगा, ये आपका डी होगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाले का जैसे हमने बताया था, इसको हम मार्क कर दें ताकि आप लोगों को क्लियर हो। तो ये सेकंड वाले का जो है आपका डी होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये ऑप्शन डी हो गया सेकंड वाले का, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले वाले का, फर्स्ट वाले का हमने बताया कि ये बी होगा और सेकंड वाले का होगा डी, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं, थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं अपने। ठीक है, ये ऑप्शन है। थर्ड क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो थर्ड में नेक्स्ट अब आ जाते हैं थर्ड में। अब थर्ड क्वेश्चन कह रहा है स्ट्रिंग्स आर कैरेक्टर्स एरेज इट ऑलवेज एंड्स विद, ठीक है ना। तो स्ट्रिंग जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो कैरेक्टर एरेज होती हैं, ठीक है ना। और वो क्या होती हैं, एंड होती हैं। किस चीज पे एंड होती हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या स्लैश एन पे एंड होती हैं, कि स्लैश टी पे एंड होती हैं, कि स्लैश जीरो पे एंड होती हैं, कि स्लैश वन पे एंड होती हैं, ठीक है ना। इसमें कई सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है ना। कह रहा है स्ट्रिंग्स आर कैरेक्टर एरेज, ठीक है, स्ट्रिंग कैरेक्टर एरेज होती हैं, ठीक है ना। फिर हमने कहा इट ऑलवेज एंड्स विद, ये कहाँ पर एंड होते हैं, ठीक है ना। मतलब जो लास्ट में, स्ट्रिंग का जो लास्ट में होता है वो क्या होता है। तो लास्ट में हमने कहा स्लैश एन नहीं होता है, स्लैश टी नहीं होता है, ये स्लैश जीरो होता है, मतलब नल कैरेक्टर होता है। स्ट्रिंग के आखिरी में क्या होता है, नल कैरेक्टर होता है, ठीक है ना। तो ये वाला इस पे क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। स्लैश एन न्यू लाइन कैरेक्टर होता है, स्लैश टी, ठीक है ना, स्लैश टी हमने कहा हम टैब के लिए इस्तेमाल करते हैं, और स्लैश वन नहीं, कुछ नहीं होता है यहाँ पे। स्लैश जीरो जो होता है, ठीक है ना, वो यहाँ पे क्या होता है, वो नल कैरेक्टर होता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना। तो थर्ड वाले का ऑप्शन आपका सी होगा, ठीक है ना। तो थर्ड वाले का ऑप्शन जो है ये सी होगा, नल, ठीक है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बाकी आप लोग जो है हम सजेस्ट करेंगे कि जब भी आप पेपर करें तो पेपर करने से पहले इसको आप अपने पास एक रख लें, अपने पास रख लें, ताकि जो है उसके ऑप्शंस लिखते चले जाएं, ठीक है ना। और पेपर आप जो है नाइलेट की वेबसाइट से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर किसी के पास पेपर नहीं है, ठीक है ना। तो जनवरी 20 का, इसके अलावा आप हमारे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर भी जाएंगे, वहाँ पर भी आपको ये मिल जाएगा, पेपर जो है जो लास्ट ईयर्स के आए हुए हैं वो मिल जाएगा, ठीक है ना। ecleducation.com पे जाके वहाँ पर आपको पेपर प्रीवियस ईयर्स के आए हुए मिल जाएंगे, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम आगे आते हैं, यहाँ पर देखिए फाइंड एन इंटीजर कांस्टेंट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड एन इंटीजर कांस्टेंट। तो हमने कहा कि इसमें आपको फाइंड करना है कि इंटीजर कांस्टेंट कौन सा है, ठीक है ना। तो अब हमने कहा 3.145, ठीक है ना, क्या ये इंटीजर कांस्टेंट है। 34, ठीक है ना, क्या ये इंटीजर कांस्टेंट है। 125, क्या ये इंटीजर कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि इंटीजर कांस्टेंट कौन सा है। तो इसमें आपको ये बताना है कि इसमें इंटीजर कांस्टेंट कौन सा है, ठीक है ना। तो देखिए पहला ऑप्शन हमने बताया कि 3.3.145 है, 3.145 है, नेक्स्ट 34 है,
फिर नेक्स्ट 125 है, ठीक है ना, फिर नेक्स्ट नन ऑफ द अबव है, ठीक है ना। तो पहला भाई इंटीजर क्या होता है सी प्रोग्रामिंग में, ये तो पता है ना आपको भाई, इंटीजर होल नंबर होता है, ठीक है ना। तो होल नंबर जो होता है वो इंटीजर होता है। अब जैसे हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब सी प्रोग्रामिंग में इंटीजर है। 1000 2000 3000 ये सब इंटीजर हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम कहें 1.5 2.5 3.6 7.9 ये सब फ्लोट हैं, ठीक है ना, ये इंटीजर नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे कह रहा है तो 3.145 ये तो फ्लोट है, ठीक है ना। अब हमने कहा ये 34, ठीक है ना, ये इंटीजर है, ठीक है ना। और 125 ये क्या है, ये स्ट्रिंग हो गया, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे ये देखिए इन्वर्टेड इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कोट्स में है ना, इसलिए ये इंटीजर कांस्टेंट नहीं हुआ। तो इंटीजर कांस्टेंट क्या हुआ, ये वाला हुआ, ठीक है ना। और नन ऑफ द अबव, ठीक है ना, जब इसमें हमें मौजूद है तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम क्या होगा इसमें, इसमें कौन सा सही होगा, 34, ठीक है ना। तो 34 जो होगा बी, ठीक है ना। देख लीजिए 1.4 का बी, 1.4 का बी जो है वो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, तो हमने कहा, अब हमने रीजन भी आपको बताया कि क्यों क्यों बी होगा। 3.145 फ्लोट होगा, बी 34 ये इंटीजर है क्योंकि ये होल नंबर है, पूर्णांक, ठीक है ना। देखिए हिंदी में भी देख लीजिए, यहाँ पे कह भी रहा पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब आप समझते हैं पूरा अंक, ठीक है ना। फ्रैक्शन नहीं होने चाहिए उसमें, ठीक है ना, डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो डेसिमल पॉइंट इसमें नहीं है इसलिए ये होल नंबर है, ठीक है ना। और ये वाला हमने कहा, ये वाला आपका जो है, ये वाला क्या है, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, ठीक है ना। लेकिन ये वाला ये आपका ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है इसलिए ये नहीं होगा, इसलिए बी होगा इसमें सही, ठीक है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 1.5। तो एमसीक्यू के 5वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए ये कह रहा है स्टैंडर्ड एनसी सी रिकॉग्नाइजेज नंबर ऑफ कीवर्ड्स, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि जो स्टैंडर्ड एनसी है, मतलब अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, ये एक स्टैंडर्ड है जो सी प्रोग्रामिंग के लिए दिया गया, ठीक है ना। तो वो एनसी ने कितने कीवर्ड्स, जब एनसीसी को रिकॉग्नाइज किया गया तो कितने कीवर्ड्स उसमें हैं, उसके हिसाब से, एनसी के हिसाब से, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के हिसाब से सी में कितने कीवर्ड हैं, ठीक है ना। तो हमने कहा सी में 16 कीवर्ड है, ये कह रहा है 64 है, 128 है, 32 है। अभी भी हमने बताया था कि सी में कितने कीवर्ड हैं, 32, ठीक है ना। देखिए एनसीसी भी बोला जाता है, आईएसओ सी भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर है जो है कितने कीवर्ड्स हैं सी में, 32। कीवर्ड्स की हम डेफिनेशन आपको अभी बता चुके हैं। कीवर्ड्स वो वर्ड होते हैं कंपाइलर जिनको पहले से पहचानता है, जिनके नाम पहले से पता है, वो रिजर्व हैं, आप उनका नाम अपने वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 1.6। अब देखिए ये कह रहा है विच इज द ओनली फंक्शन दैट, अब देख लिया ना ये वाला 1.5 का मार्क कर लीजिएगा, बी आंसर होगा इसका 32, ठीक है ना। अब हम छठे क्वेश्चन पे आते हैं, 6 क्वेश्चन पे आते हैं अपने एमसीक्यू के, ठीक है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के। कह रहा है विच इज द ओनली फंक्शन दैट ऑल सी प्रोग्राम मस्ट कंटेन, इसमें से कौन सा फंक्शन है जो सारे सी प्रोग्राम में होता है, ठीक है ना। इसमें कौन सा ऐसा फंक्शन है जो हर सी प्रोग्राम में होता ही है, उसके बिना हमारा सी प्रोग्राम रन नहीं होता है, ठीक है ना। तो एक स्टार्ट है, स्टार्ट नाम का कोई ऐसा फंक्शन, सिस्टम है एक मेन है, एक स्कैनफ है, ठीक है ना। तो हमने कहा, हमने आपको पता होगा कि सी प्रोग्राम में अगर आपको प्रोग्राम बनाना है तो एक मेन फंक्शन होना जरूरी होता है, क्योंकि मेन फंक्शन ही आपके प्रोग्राम को चलाता है। अगर मेन नहीं होगा तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा, ठीक है ना। तो हर प्रोग्राम में कोई भी फंक्शन हो, ठीक है ना, जो हर हर प्रोग्राम के लिए एक फंक्शन होना जरूरी है, ठीक है ना, वरना वो प्रोग्राम चलेगा ही नहीं। वो कौन सा फंक्शन है, मेन, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा सी, 1.6 का सी आंसर होगा, ठीक है ना। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट है
नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि इसमें आपका एक कोड दिया हुआ है प्रोग्राम का और इसमें आउटपुट पूछा गया है, ठीक है ना। तो अब इसको जरा ध्यान से देखने की जरूरत है। तो यहाँ पर देखिए एक है, यहाँ पर हेडर फाइल्स लगी हुई हैं, यहाँ पर मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन पे हमें फोकस करना है, यहाँ से हमें देखना है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कैर एक ए नाम की कैरेक्टर टाइप की एरे है जिसको डिक्लेयर किया गया यहाँ पे आप देख रहे हैं। और फिर ये एरे को डिक्लेयर करने का तरीका होता है, एरे को इनिशियलाइज करने का ये तरीका होता है, इस तरीके से जो है लिखे जाते हैं। इसके वेरिएबल्स की वैल्यूज इस तरीके से लिखी जाती है। तो हमने कहा यहाँ पर ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये 4 वैल्यूज इस ए नाम की एरे को प्रोवाइड की गई है, ठीक है ना। तो ए नाम की एरे है, एरे को हम थोड़ा सा यहाँ पर इसको डिफाइन करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए। तो ये है, ये आपकी हमने कहा ये एक एरे है, तो इसमें हमने कहा 4 कैरेक्टर्स लिए गए हैं। तो ये एक ब्लॉक हो गया आपका, ये दूसरा हो गया और ये वाला तीसरा हो गया, ठीक है ना। और एरे की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से शुरू होती है, वो इंडेक्सिंग जो एरे की होती है वो 0 से शुरू होती है। तो पहला 0 होता है, दूसरा 1 होता है, तीसरा फिर उसी से आपसे बढ़ता जाता है एक एक, ठीक है ना। तो ये जो एरे है हमारी इसमें क्या है 0 1 2 3 ये इंडेक्सिंग है। तो ये वाला हमने कहा ये वाली इंडेक्सिंग है। तो एक आपका क्या है A0 होगा, ठीक है ना, एक A0 होगा ना, फिर उसी तरीके से A1 होगा, A2 होगा, A3 होगा। और इसकी जो वैल्यूज हैं, वैल्यू आपने देखा है कि यहाँ पर क्या दे रखा है, कैपिटल A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, C दिया हुआ है और D दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर जब हम मेमोरी में इसको रखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है ना। तो A0 है, A1 है, सबको हम अलग अलग नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना। इसको रुकिए थोड़ा सा हम इसको और कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना। चलिए इसको हम यहाँ पर करते हैं। तो एक A0 है, ठीक है ना, एरे आपकी इस तरीके से होती है। तो ये A0 होगा, ठीक है ना, फिर ये A1 होगा, ठीक है, फिर ये A2 होगा ना, इस तरीके से एरे की वैल्यूज होगी। और फिर ये A3 होगा, ठीक है ना, ये इस तरीके से होगा। तो A0 A1 A2 A3 देख रहे हैं ना। तो A0 की वैल्यू A है, B है, C है, मतलब इनिशियलाइजेशन के बाद जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी तो कैरेक्टर टाइप की A नाम की एरे बन जाएगी, जिसका पहला एलिमेंट A0 होगा जिसमें A होगा, दूसरा एलिमेंट B होगा, तीसरा एलिमेंट C होगा, चौथा एलिमेंट D होगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे नेक्स्ट लाइन है, कह रहा है कैर एस्ट्रिक PPP, ठीक है ना। तो मतलब ये जो PPP नाम का वेरिएबल है ये एक पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है ना, और ये कैरेक्टर टाइप का है। तो इसमें क्या डाला गया है, पॉइंटर वेरिएबल क्या होता है, पॉइंटर वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो भाई वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एरे है। तो एरे में हमने कहा कई सारे वेरिएबल्स को आप एक साथ रख सकते हैं कलेक्टिवली, वो एरे कहलाती है, ठीक है ना। तो अब नॉर्मल वेरिएबल हो सकते हैं, अब नॉर्मल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जैसे हमने कहा यहाँ पे ch लिखा हुआ, कैर ch, तो ये एक नॉर्मल वेरिएबल है। इंट आई, ये एक इंटीजर टाइप का आई नाम का वेरिएबल है। ch, ये कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है ch, ठीक है ना। लेकिन पॉइंटर वेरिएबल वो होते हैं जो इस तरीके से की वैल्यू नहीं रखते हैं, वो एक एड्रेस को अपने अंदर कंटेन करते हैं, ठीक है ना। तो वो हमारा पॉइंटर वेरिएबल होता है। तो अब हमने कहा इसमें क्या किया, एड्रेस ऑफ A0, एड्रेस ऑफ A0 का मतलब है, ठीक है, देखिए हमने बताया जिन्होंने कुछ भी पढ़ा नहीं है तो उनको ये चीजें नहीं समझ में आएंगी, ठीक है ना। अगर आपको वो जो है पूरा कोर्स आपको अगर करना हो तो आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाके ecleducation.com पे लिंक भी दिया हुआ है, इसमें आपके वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर आप वहां पे एक्सेस कर सकते हैं। 40 लेक्चर्स का कोर्स है, ठीक है ना, उसको आप ले सकते हैं ताकि उसमें सारी चीजें डिटेल में हमने समझाई हुई हैं कि क्या कौन से क्या चीज क्या होती है, कैसे
होती है, मतलब हमने जो है ओ लेवल के पेपर के हिसाब से कि आपका सी प्रोग्रामिंग का पेपर निकल जाए उस हिसाब से ही कोर्स बनाया हुआ है ताकि आपको चीजें आसानी से सब समझ में आए, ठीक है ना। तो उसको आप करके आएंगे तब ज्यादा यहाँ पे समझ में आएगा। चलिए देखिए, फिर हमने कहा कैर एस्ट्रिक पीपीपी। अगर ये पीपीपी नाम का वेरिएबल है, यहाँ पर हमने क्या A0, यहाँ पे एड्रेस ऑफ ये ऑपरेटर होता है, ये क्या करता है, ये इसका जो भी एड्रेस होगा, ठीक है ना, उस एड्रेस को इसमें इसमें असाइन कर देगा, ये असाइनमेंट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने बताया कि यहाँ पर जो है एक देखिए, जब मेमोरी में वेरिएबल स्टोर होता है तो उसका कुछ एड्रेस होता है। अब मान लीजिए हमने इसका पहले वाले का एड्रेस 200 है, दूसरे वाले का एड्रेस 201 है, तीसरे वाले का एड्रेस 203 है। अब चूंकि ये एरे है तो ये बैक टू बैक होगा, ठीक है ना, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरीके से एड्रेस होगा, ठीक है ना। तो 200 है, 201 है, 203 है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करना है, 202 भी यहाँ पे होना चाहिए, इसको हम सही कर देते हैं यहाँ पर। तो हमने कहा ना यहाँ पर जो है जब एड्रेस हमने रखा तो ये इस तरीके से एड्रेस है, तब अलग ये मेमोरी का एड्रेस है। मेमोरी का एक देखिए, एक वेरिएबल जब होता है ना, उस वेरिएबल की तीन चीजें होती हैं, एक उसका एड्रेस होता है, ठीक है ना, दूसरा उसका उसकी वैल्यू होती है, ठीक है ना, और तीसरा उसका नाम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 203 है, तो ये जो हम लिख रहे हैं ना 200, 201, 202, 203, ये इनके क्या हैं, इनके एड्रेस हैं, मेमोरी पे एड्रेस हैं। ये कौन सी मेमोरी की बात हो रही है, रैम की बात हो रही है, ठीक है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी पे। जब हम प्रोग्राम को कंपाइल कराते हैं, रन कराते हैं, तो वो जो इस समय मेमोरी लेता है वो रैम लेता है, और उस रैम के जो चंक्स होते हैं ना, उसी हमने कहा एक जो सेक्शन होता है उसका साइज 1 बाइट होता है। चूंकि ये कैरेक्टर टाइप की एरे है, ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं ना कैरेक्टर टाइप के एरे है, तो ये एक एक बाइट लेगा, 200 वाला लिया, 201 वाला लिया, 202 वाला लिया, 203 वाला लिया, ठीक है ना। तो अब जब हम यहाँ पर जा रहे हैं तो अब हमने कहा कि यहाँ पर क्या पीपीपी में क्या आ जाएगा, अब आप खुद सोचेंगे कि ये 200 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आप पीपीपी प्लस प्लस कर देंगे, फिर एस्ट्रिक। अब पीपीपी प्लस प्लस का मतलब है कि यहाँ पर जो भी वैल्यू है, ठीक है ना, अब पहले हमने कहा एस्ट्रिक पीपीपी प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो एड्रेस होगा वो क्या होगा, हमने कहा पहले तो ये वैल्यू लेगा और उस वैल्यू को, इस पॉइंटर को इंक्रीज कर देगा। तो पॉइंटर को इंक्रीज करने का मतलब है कि यहाँ पर की वैल्यू को एक बढ़ा देगा, ठीक है। तो एक बढ़ा देगा, तो जब ये यहाँ पहुंचेगा तो ये अब क्या करने लगेगा, बी को रिप्रेजेंट करने लगेगा, ठीक है ना। अब जब बी को ये रिप्रेजेंट करेगा तो ये अब यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक। फिर जब हमने कहा ये भाई यहाँ पर ये लेगा और फिर इसको बढ़ा देगा तो ये बी हो जाएगा। फिर यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे जब हम प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करने में ये देखिए, ये वाला जो वेरिएबल है एस्टिक पीपीपी, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी इसकी, ठीक है ना। अब अगर हमने कहा इसकी वैल्यू में अब ये क्या आ गया है, इसकी वैल्यू में ये बी है, ये है इसकी एड्रेस की वैल्यू, तो 201 है, तो 201 है, लेकिन हमने कहा ये एस्टिक पीपी लेगा, एस्टिक पीपी का मतलब बी को लेगा, और बी का मतलब है, और फिर बी में 1 सब्ट्रैक्ट करेगा। बी का मतलब यहाँ पर हमने कहा ये वही आपका ये एस्काई वैल्यू को कैलकुलेट कर देगा, ठीक है ना। तो हमने कहा इसकी एस्काई वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की क्या होती है 65, तो बी की क्या होगी, बी की क्या होगी, बी की हो जाएगी आपकी ए की 65 होती है तो बी की 66, तो 66 में एक कम करेगा तो ये 65 होगा, ठीक है ना। और 65 होगा, और 65 होगा तो 65 का मतलब क्या हो गया, ये ए हो गया, समझ में आ रहा ना, ये ए हो जाएगा। ये वाला पीपीपी प्लस पीपीपी, तो प्लस पीपीपी का मतलब जो भी यहाँ पे वैल्यू थी उसको क्या करेगा, वो बढ़ाएगा, उसको बढ़ाने का मतलब क्या है कि यहाँ पर बी का एड्रेस इसमें था, ठीक है ना, बी का एड्रेस था, तो बी का एड्रेस है 200 है, तो एक बढ़ाएगा तो 200 को क्या कर देगा, एक 202 हो जाएगा, 202, तो यहाँ 202 हो जाएगा। अब 202 ये एस्ट्रिक है, ये इन डायरेक्शन ऑपरेटर है, ठीक है ना। तो ये इन डायरेक्शन ऑपरेटर क्या करता है कि पॉइंटर के आगे लगता है तो उसकी जो भी वैल्यू होती है उसको उठा लेता है, ठीक है ना। यहाँ पर भी हमने यही किया है, ठीक है ना, यहाँ पे इसने पहले उठा लिया था क्योंकि ये बाद में लगा हुआ है, ठीक है ना।
तो इन डायरेक्शन है ऑपरेटर ये वैल्यू उठा लेता है, तो ये वैल्यू 202 की उठाएगा तो सी आ जाएगा। तो यहाँ से सी प्रिंट होगा और यहाँ वाले से फिर ये यहाँ वाले से चूंकि हमने कहा वैल्यू घट जाएगी, ठीक है ना, 65 हो जाएगी। 65 का क्या होता है जब 65 एस्काई वैल्यू किसकी होती है, 65 कैपिटल ए की होती है। तो यहाँ पे ये क्या आएगा आंसर, सी ए। समझ में आ रहा है ना। तो ये इसमें जो ऑप्शन सही होगा आपका 1.7 का, तो कौन सा सही होगा, ए, सी ए। इसका आउटपुट क्या आएगा, सी ए। ठीक है, चलिए ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं 1.7 के बाद अब आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर हम 1.8 पे। तो 1.8 देखते हैं। 1.8 कह रहा है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आते हैं, कह रहा है फाइंड आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। इसका आउटपुट बताना है, ये जो प्रोग्राम दिया है इसका आउटपुट बताना है। ठीक है, तो अब हमने कहा ये भी आपने कहा यहाँ पे कैर सी एच है, ये एक सी एच नाम की का वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है जो कैरेक्टर टाइप का है। इंट आई दिया हुआ है जो इंटीजर टाइप का है, ठीक है ना। और सी एच इज इक्वल टू जी, सी एच इक्वल टू जी दिया हुआ है, ठीक है ना। देखिए जैसे अभी हम बता रहे थे कि जो है आपकी जो है यहाँ पर, तो हमें बताना पड़ेगा कि ये जब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हमने कहा जो ए की कैपिटल ए की वैल्यू होती है, कैपिटल ए की वैल्यू जो एस का वैल्यू होती है वो 65 होती है, ठीक है ना। इसी तरीके से कैपिटल बी की क्या होती है, 66 होती है, ठीक है ना। उसी तरीके से सी की क्या होती है, 67 होती है। इसी तरीके से 67 होती है, ठीक है ना। इसी तरीके से बढ़ती जाती है, आप एक एक बढ़ाते चले जाएं तो आप डी की, ई की, एफ की, जी की, एच की, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जब आप बढ़ते चले जाएंगे तो ए की 65 है, बी की 66 है, सी की 67 है, डी की 68 है, ठीक है ना। या फिर हमने कहा ई की जो है 69 होगी, एफ की लिख ही देते हैं, तो डी की हमने कहा 68 होगी। फिर इसी तरीके से हमने कहा ई की आपकी 69 होगी और एफ की आपकी 70 होगी, एफ की 70 होगी एस का वैल्यू, ठीक है ना। और अब आता है आपका जी, और जी की कितनी होगी, 71, ठीक है ना। तो जी की 71 होगी। तो इसमें क्या होता है यहाँ पर, जब हमने कहा जब आप अपने कीबोर्ड से ये कैरेक्टर देते हैं तो इंटरनली वो क्या जाता है, ये एस्काई वैल्यूज जाती हैं और इसके इसके इक्विवेलेंट आपका बाइनरी कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। तब इंटरनल वर्क होती है। जैसा आपको पता भी होगा कि जो इंटरनल प्रोसेस होती है, जो हमारी मशीन चलती है वो 0101 पे ही चलती है, जो हमारा कंप्यूटर चलता है, ठीक है ना। तो जब यहाँ पर हमने ये कैरेक्टर टाइप का जी दिया हुआ है, यहाँ पे जब हम वैल्यू को पास कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये जो वैल्यू को पास कर रहे हैं तो यहाँ पर ये सी एच में क्या पास हो रहा है, सी एच में हमने कहा जी असाइन कर दिया है, तो यहाँ पर जी असाइन हुआ है। लेकिन जब हमने इसको यहाँ पर ले रहे हैं तो यहाँ पर जब ये इंटीजर है तो यहाँ पे ले रहे हैं, तो यहाँ पे सी एच में क्या जा रहा है, यहाँ पे सी एच में 71 जा रहा है। और ए में क्या कैलकुलेट हो रहा है, ए में हमने कहा ए की वैल्यू 65 है। तो जब आप 71 माइनस 65 करेंगे, देखिए इस लाइन का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि 71 माइनस 65, तो 71 माइनस 65 क्या होता है, बनाए भाई, 6 होता है, ठीक है ना। तो आई में क्या असाइन होगा इस लाइन के बाद, ठीक है ना। जब आप इनने ये लाइन दी हुई है तो आई में यहाँ पर क्या असाइन होगा, ठीक है। तो आई में असाइन होगा आपका ये यहाँ की जो रिजल्ट होगा 6। तो आई को यहाँ प्रिंटफ से प्रिंट कराना है तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 6, ठीक है ना। तो जब हमने इसको असाइन किया जी को यहाँ पर इस तरीके से दिया तो सी एच में क्या गया, सी एच में जब हम यहाँ पर इसका इंटीजर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 71 होगी सी एच की, और यहाँ 65 होगी। तो 71 माइनस 65, आई में 6 गया तो इसका रिजल्ट 6 आएगा, ठीक है ना। तो ये जो आपका 1.8 है, इसका आंसर आपका 1.8 का आंसर जो है ये होगा 6B, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं।
अगर आपको कुछ भी अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप वीडियो पॉज करके फिर से देख कर उसको करिएगा, ठीक है ना। और फिर भी अगर दिक्कत आएगी तो आप बताइएगा कमेंट में। फिर हमने कहा नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी टाइम्स 1.9 देखते हैं, हाउ मेनी टाइम्स इज अ डू व्हाइल लूप गारंटीड टू लूप। मतलब कितनी बार कितने टाइम्स डू व्हाइल चलना ही चलना होता है, मतलब गारंटी होती है कि डू व्हाइल लूप इतने बार चलेगा ही चलेगा। भाई जैसे आपको लूप सी में लूप्स के बारे में पता है, फॉर लूप होता है, व्हाइल लूप होता है, डू व्हाइल लूप होता है। तो फॉर और व्हाइल तो एक बार भी नहीं चलते हैं अगर कंडीशन फॉल्स होती है। तो फॉर और व्हाइल में तो कोई गारंटी नहीं होती है कि लूप एक बार चलेगा ही कि नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो वो तो 0 टाइम्स अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो एक बार भी नहीं चलेगा, जब तक कंडीशन ट्रू होगी तभी तक चलेगा। लेकिन डू व्हाइल लूप में ऐसा होता है कि जब अगर कंडीशन फॉल्स भी हो तो वो एटलीस्ट एक बार जरूर चलता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहां पर जो टेस्टिंग होती है, जो टेस्ट एक्सप्रेशन होती है वो लास्ट में होती है। तो काम होने के बाद कंडीशन चेक होती है। तो जब एक बार मान लीजिए कंडीशन आपकी फॉल्स भी हो तो वो एक बार जरूर चल जाता है। तो इसलिए इसका आंसर सी होगा कि कितने टाइम्स डू व्हाइल लूप पक्की बात चलेगा, एक बार जरूर चलेगा। अब नेक्स्ट 1.10 पे आते हैं, 1.10 पे 10वें क्वेश्चन पे एमसीक्यू के। तो इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर स्टोरेज क्लास इन सी। इसमें कौन सी ऐसी स्टोरेज क्लास है जो प्रॉपर स्टोरेज क्लास नहीं है, ठीक है ना। तो हमने कहा कि इसमें प्रॉपर स्टोरेज क्लास ऑटो ऑटो नहीं है, कि ये डेक नहीं है, कि स्टैटिक नहीं है, कि एक्सटर्न नहीं है। देखिए स्टोरेज क्लासेस अगर आपने पढ़ा होगा तो आप 4 स्टोरेज क्लासेस सी में इस्तेमाल होती हैं। एक ऑटो स्टोरेज क्लास है, एक स्टैटिक स्टोरेज क्लास है, एक एक्सटर्न है और एक रजिस्टर है। 4 स्टोरेज क्लासेस होती हैं। ये डेक नाम की कोई स्टोरेज क्लास नहीं होती है। तो इसलिए इसका आंसर बी होगा कि इसमें कौन सी कह रहा है प्रॉपर स्टोरेज क्लास नहीं है, तो ये डेक स्टोरेज क्लास नहीं है। ऑटो है, स्टैटिक है, एक्सटर्न है, रजिस्टर चौथी होती है, लेकिन ये रजिस्टर नहीं लिखा हुआ, ये डेक लिखा हुआ है, इसलिए ये स्टोरेज क्लास नहीं है। तो 1.10 का आंसर होगा बी। क्लियर हो रहा है ना? चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट पे। देखिए यहाँ पे ट्रू फॉल्स है, तो ट्रू फॉल्स में अगले सेक्शन में ट्रू फॉल्स दिया हुआ है। अब आपको इसमें ये बताना है कि कौन से ट्रू हैं कौन से फॉल्स हैं। अगर कोई ट्रू है तो क्यों ट्रू है, वो फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, ठीक है ना। ये चीज जानना जरूरी है। लेकिन देखिए खाली रटने से नहीं होगा कि ये ट्रू है ये फॉल्स है, नहीं, आपको रीजन पता होना चाहिए तभी वो याद रहेगा। और देखिए सी का पेपर निकालने के लिए सबसे अच्छी बात है कि अगर आपको लास्ट 10 इयर्स के सारे ऑब्जेक्टिव तैयार हो गए तो सी का पेपर आपका रुकेगा नहीं। इसके अलावा कई सारे देखिए जो डिस्क्रिप्टिव होता है उसमें कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है ना। तो उनको आप कवर कर लेंगे तो सी का पेपर, और ऑब्जेक्टिव लास्ट 10 इयर्स के देख डालेंगे तो सी का पेपर रुकना नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, अब देखते हैं अपने ट्रू फॉल्स वाले पोर्शन को कवर करते हैं। अब देखिए कह रहा है इन सी अपर एंड लोअर केसेस लेटर आर सेम। कह रहा है कि सी में जो अपर और लोअर केसेस होते हैं, ठीक है ना, अपर और लोअर केसेस का मतलब है कि स्मॉल लेटर्स और जो है कैपिटल लेटर्स, या फिर छोटी एबीसीडी या बड़ी एबीसीडी, तो क्या एक से होते हैं। मतलब अगर आपने लिखा है सम, मान लीजिए आपने वेरिएबल इस्तेमाल किया है, ठीक है ना, तो सम अगर आपने लिखा है, अगर आपने एक वेरिएबल लिखा है इंट, यहाँ पे इंट सम, ठीक है ना, और दूसरा वेरिएबल लिखा है आपने इंट सम, ठीक है ना, तो ये दोनों ही वेरिएबल सी में क्या होंगे, अलग अलग काउंट होंगे। भले आप जानते हो, आप कहें कि हाँ दोनों की स्पेलिंग एक ही है ना, लेकिन सी के लिए दोनों अलग अलग जगह क्रिएट होंगे। क्यों? क्योंकि सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। स्मॉल लेटर्स में लिखी हुई चीज का दूसरा मतलब है, कैपिटल लेटर्स में लिखी हुई चीज का दूसरा मतलब है, दोनों को अलग अलग मेमोरी मिलेगी। अगर जब स्टोर होगा, सम मान लीजिए 2000 लोकेशन पे स्टोर है, तो कैपिटल सम जो है वो 3000 या किसी दूसरी लोकेशन पे स्टोर्ड है, ठीक है ना। ये दोनों सी दोनों को अलग अलग ट्रीट करेगा, ठीक है ना, इसलिए सी केस सेंसिटिव लैंग्वेज कही जाती है, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मतलब है कि इन सी अपर एंड लोअर केसेस लेटर्स आर सेम। क्या क्या सेम होते हैं?
तो सेम नहीं होते, हमने आपको बताया। तो पहला 2.1 क्या होगा, फॉल्स। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। अब कह रहा है कि जो आपका ये इक्वल साइन बना हुआ है, कह रहा है इज यूज्ड टू फॉर कंपैरिजन, वेयर एज जो डबल इक्वल है इज यूज्ड फॉर असाइनमेंट ऑफ टू क्वांटिटीज। कह रहा है जो सिंगल इक्वल है वो कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है, कि मतलब एक चीज छोटी है या बड़ी है, ठीक है ना। और जो है जो ये डबल इक्वल है वो असाइनमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए असाइनमेंट और कंपैरिजन दोनों आपको पता होना चाहिए। अगर हमने लिखा है a इज इक्वल टू 5, तो मतलब 5 जो है वो a में आ रहा है, या हमने लिखा a इज इक्वल टू b, मतलब b की वैल्यू a में आ रही है, ये चीज असाइनमेंट होती है। तो इसके लिए सिंगल इक्वल इस्तेमाल होता है। और बल्कि ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये बता रहे हैं सिंगल इक्वल कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। अब हम कंपैरिजन भी आपको बताते हैं। कंपैरिजन वो होता है जो हम कहते हैं क्या a b से बड़ा है, या a b से छोटा है, ठीक है ना, या a b के बराबर है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं, या a b के बराबर है, ठीक है ना। या फिर यहाँ पर ये भी हो सकता है लेस देन इक्वल, और जो है ग्रेटर देन इक्वल भी होता है, ठीक है ना। तो छोटा भी हो सकता है और लेस देन इक्वल भी हो सकता है। हमने कहा कि a लेस देन इक्वल b, या फिर a ग्रेटर देन इक्वल b, ठीक है ना। तो कंपैरिजन टोटल कितने ऑपरेटर होते हैं यहाँ पर, एक a b a, ये टोटल 5 होते हैं। एक नॉट इक्वल टू भी होता है, ठीक है ना, क्या उसके बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो टोटल 6 जो है आपके कंपैरिजन के ऑपरेटर होते हैं। तो ये वाला जो ये वाला ना बराबर, यहाँ पे आपको ये देखना है, बाकी नहीं देखने हैं, ठीक है ना। तो ये नीचे वाला कंपैरिजन है, समझ में आ रहा है ना। और ऊपर वाला क्या है, असाइनमेंट है, इन्होंने उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो उल्टा लिखा हुआ है, तो आपको तो पता है ना कि भाई सही इसमें क्या होगा, ऊपर वाला असाइनमेंट है और नीचे वाला कंपैरिजन है। तो ये इन्होंने क्या दिया हुआ, यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, इसको कंपैरिजन कहा है और उसको क्या कहा है, उसको असाइनमेंट कहा है। इसका मतलब इनकी बात सही है कि गलत है, ट्रू है कि फॉल्स है, ये फॉल्स है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना। चलिए ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो मतलब 2.2 क्या होगा, फॉल्स। 2.1 भी क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है ना। अभी देखिए दोनों फॉल्स हुए हैं, ट्रू फॉल्स में। 2.3 पे आते हैं। अ फंक्शन कैन बी डिफाइंड इनसाइड अनदर फंक्शन। ये कह रहा है कि एक फंक्शन लिखा हो, उस फंक्शन के अंदर क्या हम दूसरे फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। भाई फंक्शन की डेफिनेशन देखिए, फंक्शन के ऊपर दी जाती है, मेन फंक्शन के ऊपर, फंक्शन के नीचे दी जाती है। कोई फंक्शन बना हो गया, उसके अंदर भी एक फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है ना। हाँ ये पॉसिबल है, अगर एक फंक्शन बना हो उसके अंदर फंक्शन दूसरा फंक्शन बनाया जा सकता है, उसकी डेफिनेशन दी जा सकती है, उसकी कॉलिंग की जा सकती है, ठीक है ना। तो किसी फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन बनाया जा सकता है, उसकी डेफिनेशन दी जा सकती है। डेफिनेशन देने का मतलब उसकी जो कोडिंग लिखी जाती है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर हमने कहा, यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कोड, ये एक फंक्शन ही है, मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर हम दूसरा मेन तो नहीं बना सकते, मेन तो एक ही प्रोग्राम में होता है, लेकिन इसके अंदर हम दूसरा फंक्शन बना सकते हैं। कोडिंग इसी तरह लिखी जाएगी, फंक्शन का नाम, उसकी कुछ कोडिंग होगी, कॉलिंग, लेकिन जब चलेगा वो तभी जब हम उसको कॉल करेंगे, ठीक है ना। तो अब जो है यहाँ पर हमने कहा कि इसका मतलब ये वाला फंक्शन कैन बी डिफाइंड इनसाइड अनदर फंक्शन। तो हाँ ये बात क्या होगी, ये बात सही है, एक फंक्शन के अंदर हम दूसरा फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो थर्ड वाला आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया। पहले दो फॉल्स, फिर थर्ड वाला ट्रू। फिर कह रहा है इन स्विच स्टेटमेंट द डिफॉल्ट केस इज ऑप्शनल। तो स्विच स्टेटमेंट में जो डिफॉल्ट केस होता है वो ऑप्शनल होता है, ठीक है ना। मतलब जो डिफॉल्ट केस होता है वो ऑप्शनल का मतलब है कि रखा जाए तब भी ठीक है, नहीं रखा जाए तब भी ठीक है, ठीक है ना। तो हाँ ऐसा है, स्विच स्टेटमेंट में आप डिफॉल्ट का ऑप्शन रख रहे हैं, प्रोग्राम तब भी चलेगा, नहीं रख रहे हैं तब भी चलेगा। तो रख रहे हैं तब तो चलेगा ही, और नहीं रख रहे हैं तब भी चलेगा। मतलब जो केस होते हैं ना, केस 1, केस 2, केस 3, आप स्विच में रखते हैं ना, कि अभी हमने कहा कि आपको मंथ नेम प्रिंट करना है, 1 हो तो जनवरी आए,
3 हो तो मार्च आए, 7 हो तो जो है आपका जुलाई आए, 9 हो तो सितंबर आए, ठीक है ना, 12 हो तो दिसंबर आए। केस आप देते हैं ना, केस के बाद आखिरी डिफॉल्ट होता है, उस किसी ने 14 दे दिया, किसी ने 15 दे दिया, तो महीने तो 12 ही होते हैं ना, 14 15 तो जो है आपकी चॉइस गलत हो जाएगी ना, ठीक है ना। तो उसमें डिफॉल्ट में जो है ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई ऑप्शन ना हो, ठीक है ना, तो फिर वो आपको बता दे कि भैया आपने ये रॉन्ग चॉइस, इनवैलिड चॉइस दी है, तो अब उसमें इनवैलिड चॉइस नहीं बताएगा, यूजर डालता रहेगा 12 13 14 15 और कुछ होगा नहीं उसमें, ठीक है ना। तो डिफॉल्ट केस ठीक है, डिफॉल्ट केस हाँ ऑप्शनल होता है, ना भी दिया जाए तब भी प्रोग्राम चलेगा, ठीक है ना। तो वो 2.4 का भी ये चौथा भी ट्रू होगा, पहले दूसरे फॉल्स, तीसरा चौथा ट्रू, ठीक है ना। तो 2.4 भी आपका ट्रू होगा। फिर हमने कहा strlen, देखिए strlen ये फंक्शन है, strlen फंक्शन काउंट्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन अ गिवन स्ट्रिंग एंड रिटर्न्स द इंटीजर वैल्यू। तो जो strlen होता है वो काउंट करता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स किसी दी हुई स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स बताता है। मतलब strlen में अगर हम ये स्विच पास करेंगे, ठीक है ना, मान लीजिए हमने कहा, दिखाते हैं आपको हम कैसे करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा strlen, ठीक है ना, तो strlen, ठीक है ना। अब इसके अंदर अगर हम कोई भी स्ट्रिंग पास करेंगे, ठीक है ना, मान लीजिए वो स्ट्रिंग जो है उसमें है कोई किसी वेरिएबल में रखी हुई है, ठीक है ना, तो उस वेरिएबल में रखी हुई है, मान लीजिए उस वेरिएबल का नाम जो है a है। अब इसको जब हमने पास किया तो यहाँ पर a में हमने कहा मान लीजिए इसमें स्विच रखा हुआ है, तो स्विच रखेंगे अगर a में, तो इसका मतलब है कि क्या होगा, SWITCH, कितने कैरेक्टर हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर है, यहाँ पे 6 आएगा, रिजल्ट क्या देगा 6। लेकिन अगर स्विच की जगह इसमें क्या हो, डिफॉल्ट हो, तो डिफॉल्ट में 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, यहाँ पे 7 कैरेक्टर आएगा। अगर इसमें केस हो तो 4 आएगा। तो अब ये इंटीजर दे रहा है ना, तो मतलब बात सही हो रही है क्या, कि strlen फंक्शन जो होता है वो क्या करता है, वो आपका काउंट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, किसी भाई आप अपना नाम डालेंगे उसमें, तो उस नाम में अगर आपने जैसे अब हमने कहा कि अगर हमने अमन डाला अपना नाम, तो AMAN 4 कैरेक्टर देगा। अब आपका नाम, अब किसी का नाम मान लीजिए राहुल है, तो RAHUL वो 5 कैरेक्टर देगा, ठीक है ना। किसी का नाम अमित है तो वो 4 कैरेक्टर देगा, ठीक है ना। तो किसी का नाम लीना है तो वो 4 कैरेक्टर देगा, ठीक है ना। किसी का नाम जो है प्रदीप है, तो हमने कहा प्रदीप PRADEEP, ठीक है ना, तो हमने कहा वो 7 कैरेक्टर देगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपके जो भी स्ट्रिंग पास कर रहे हैं उसमें कितने कैरेक्टर, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो strlen कह रहा है, मतलब इसका मतलब ये इसकी बात सही है, तो 2.5 भी ट्रू होगा, ठीक है ना। तो ये बात सही कह रहा है कि हाँ strlen फंक्शन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट करता है, ठीक है ना, और फिर इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, द कंटिन्यू स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज्ड विद स्विच स्टेटमेंट। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है वो इस्तेमाल नहीं हो सकता स्विच स्टेटमेंट के साथ। तो हाँ ये बात सही है, कंटिन्यू स्टेटमेंट हम स्विच स्टेटमेंट के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है ना। हम स्विच स्टेटमेंट के साथ क्या इस्तेमाल करते हैं, ब्रेक, ठीक है ना। तो अगर आपने 4 ऑप्शन दिए हैं, ब्रेक लगाते हैं भाई, एक अगर अगर वो ऑप्शन एग्जीक्यूट हो गया, अगर हमने कहा कि मान लीजिए आपने 5 दिया, वही मंथ नेम वाले प्रोग्राम में हम आ जाएं, वहां पे 5 दिया, अगर आपने 5 दिया तो फिर 5 दिया तो मतलब फिर वो नीचे 6 वाले 7 वाले, देखिए स्विच की प्रॉपर्टी क्या होती है, स्विच केस में अगर कोई केस ट्रू हो जाता है तो उस केस के नीचे जितने भी ऑप्शन होते हैं वो सबको फिर एग्जीक्यूट करता है। तो इसलिए जरूरी होता है कि हम हर केस में ब्रेक स्टेटमेंट लगाएं, ताकि हमारा कंपाइलर का कंट्रोल स्विच से बाहर आ जाए उस ब्रेक से, ठीक है ना। तो ब्रेक तो लगाते हैं, लेकिन कंटिन्यू स्टेटमेंट अगर आप स्विच में लगा देंगे तो वो नहीं लेगा। तो 2.5 2.6 का आंसर क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है ना। सही कह रहा है, कंटिन्यू स्टेटमेंट इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है स्विच में, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना। चलिए ठीक है, अब 2.7 पे आते हैं। 2.7 कह रहा था बेसिक मीनिंग ऑफ द सी कीवर्ड्स कैन बी चेंज। तो जो बेसिक मीनिंग होती है सी कीवर्ड की वो बदली जा सकती है। अब बताइए, ये कह रहे हैं कि सी की जो है जो बेसिक मीनिंग होती है क्या वो बदली जा सकती है।
ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमने बताया था कीवर्ड्स का मतलब यही होता है कि कंपाइलर को पहले से उसकी मीनिंग पता होती है, तो उसको आप बदल नहीं सकते हो, ठीक है ना। तो ये बात फॉल्स है। द बेसिक मीनिंग ऑफ द सी कीवर्ड्स कैन बी चेंज, ऐसा नहीं है, नहीं बदली जा सकती, ये फॉल्स हुआ। 2.7 भी आपका फॉल्स होगा, 2.6 ट्रू था और ये 2.7 फॉल्स। 2.8 पे आ जाते हैं। 2.8 कह रहे हैं फंक्शन कैन बी कॉल्ड ईदर बाय वैल्यू और रेफरेंस। फंक्शन को कॉल किया जा सकता है या तो वैल्यू से या तो रेफरेंस से। हाँ, तो ये भी बात इसकी सही है कि भाई या तो हम फंक्शन की कॉलिंग की वैल्यू से कर सकते हैं या तो रेफरेंस से कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट में आ जाते हैं 2.9। तो मतलब है कि 2.8 भी ट्रू है, ठीक है ना, और 2.7 फॉल्स था, ठीक है। तो 2.8 को ट्रू लिखिए। फिर हमने कहा 2.9 पे आते हैं। द प्लस प्लस ऑपरेटर इंक्रीमेंट्स द ऑपरेंड बाय 1 whereas द माइनस माइनस ऑपरेटर डिक्रीमेंट्स इट बाय 1। तो जो प्लस प्लस ऑपरेटर होता है, प्लस प्लस हमने कहा कि आपके इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं, ठीक है ना। इसको हमने कहा ये कैसे ऑपरेटर होते हैं, यूनरी। देखिए ऑपरेटर तीन तरह के होते हैं। एक यूनरी ऑपरेटर जिसमें सिर्फ एक ऑपरेंड होता है, वो यूनरी ऑपरेटर होता है। एक बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं जिसमें जिसमें दो ऑपरेंड होते हैं, जैसे ए प्लस बी। ए और बी प्लस का ऑपरेशन होने के लिए दो चीजें चाहिए, ए और बी, तो वो बाइनरी ऑपरेटर हुए, ठीक है ना। एक होता है टर्नरी ऑपरेटर, वो कंडीशनल ऑपरेटर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये यूनरी ऑपरेटर होते हैं। कौन? ये प्लस प्लस और माइनस माइनस। तो ये क्या होते हैं? यूनरी ऑपरेटर होते हैं। तो अगर प्लस प्लस लिखा है तो ये ऑपरेंड में एक वैल्यू बढ़ाएगा, जैसे ए प्लस प्लस, बी प्लस प्लस, आई प्लस प्लस, डी प्लस प्लस, जैसे इस प्रोग्राम में हमने दिखाया था, ठीक है ना, कि यहाँ पर प्लस प्लस हो रहा था, तो ये ऑपरेटर लगे हुए थे, ठीक है ना। तो ये वैल्यू एक बढ़ाते हैं और एक वैल्यू घटाते हैं, ठीक है ना। तो इसकी ये बात सही है कि ये ऑपरेटर यही करते हैं, इंक्रीमेंट कर देते हैं और माइनस माइनस घटा देते हैं। तो ये 2.9 भी क्या होगा? ट्रू, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम आते हैं 2.10। 2.10 क्या कह रहा है? हैज डिफाइंड लाइंस शुड एंड विद अ सेमीकोलन। जो हैज डिफाइंड लाइंस हैं वो एंड होनी चाहिए सेमीकोलन से। तो हैज डिफाइंड मतलब जब आप जब हेडर फाइल वहां पे इस्तेमाल करते हैं, प्री प्रोसेसर यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, तो आप वहां पर क्या होता है, वहां पर सेमीकोलन नहीं लगाया जाता है, ठीक है ना। तो ये बात गलत कह रहा है कि हैज डिफाइंड लाइन शुड एंड विद अ सेमीकोलन। नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये वाला फॉल्स। तो 2.9 ट्रू था, 2.10 फॉल्स है, ठीक है ना। करते जा रहे हैं ना, तो ये आप देखते जाइएगा, 2.10 फॉल्स होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। अपने नेक्स्ट सेक्शन है आपका मैच द फॉलोइंग, ठीक है ना। तो मैच द फॉलोइंग में आपको मैच करना होता है सही ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो 3.1 कह रहा है इट्स एन अनकंडीशनल जंप स्टेटमेंट। ये क्या है? अनकंडीशनल जंप है। तो अनकंडीशनल जंप का मतलब है इसमें इसमें जो आप करते हैं वो क्या होती है, वो अनकंडीशनल होती है, ठीक है ना। तो अनकंडीशनल का मतलब ये हो गया कि जो ऐसा स्टेटमेंट जो बिना किसी कंडीशन के प्रोग्राम में एक जगह से दूसरे जगह वो कंट्रोल चला जाता है, तो ऐसा स्टेटमेंट क्या होता है? अनकंडीशनल। तो वो एक ही स्टेटमेंट है सी में जिसको हम बोलते हैं गो टू। तो गो टू अगर आप लाइन 3 पर हैं और कहीं आपने कोई सेगमेंट बना दिया है गो टू लास्ट नाम का, तो वो सीधे गो टू लास्ट पहुंच जाएगा, बिना किसी कंडीशन के जंप होती है। तो अनकंडीशनल जंप जो सी में होती है वो गो टू से होती है। देखिए गो टू कहीं दिया हुआ है, ये देखिए गो टू यहाँ दिया हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? जे। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? जे। इट्स एन अनकंडीशनल जंप स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो 3.1 का सही होगा गो टू। क्लियर है ना? नोट करते जाइएगा। फंक्शन दैट कॉनकैटिनेट स्ट्रिंग। फंक्शन जो स्ट्रिंग्स को कॉनकैटिनेट करे, मतलब जोड़ दे। अब हेलो लिखा है तो हेलो वर्ड एक में जुड़ जाए, राम लिखा है और कुमार लिखा है तो राम कुमार एक में जुड़ जाए। मतलब दो स्ट्रिंग को जोड़ने वाला जो फंक्शन होता है वो कॉनकैटिनेट करे, ठीक है ना। तो वो फंक्शन क्या होता है, उसका नाम क्या होता है? उसका नाम str_cat होता है। देखिए str_cat है कहीं है? ये देखिए str_cat है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 3.2 का ऑप्शन क्या होगा? str_cat। क्लियर हो रहा है ना? अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं। इट इज यूज टू लिंक द रिलेटेड एक्सप्रेशन टुगेदर। मतलब ये क्या होता है, ये जो रिलेटेड होती हैं आपस में रिलेटेड होती हैं, आपस में संबंधित जो एक्सप्रेशन होती हैं उसको उनको लिंक करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो वो क्या है? तो आपस में रिलेटेड हो, जैसे हमने कहा इंट a, b, c, ठीक है ना।
तो अब वो क्यों कौन सा होता है, हमने कहा वो क्या होता है, कॉमा, ठीक है ना। कॉमा का इस्तेमाल आप करते हैं रिलेटेड रिलेटेड जो है एक्सप्रेशंस को एक साथ जोड़ने के लिए, ठीक है ना। तो आप क्या लिखते हैं, कॉमा, इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है ना, तो ये कॉमा, ठीक है ना, तो एच हो जाएगा। तो 3.3 का एच। फिर सिंबल इक्वल, इक्वल का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, अभी हम बता चुके हैं असाइनमेंट, ठीक है ना। तो देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर आ गया ना ये जी, तो 3.4 का क्या होगा, जी, दिख रहा है ना आपको, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट गेट डब्ल्यू, गेट डब्ल्यू का क्या होता है, देखिए फाइल में कुछ फंक्शंस होते हैं ना, तो फाइल में हमने कहा कई सारे फंक्शन होते हैं, कुछ इनपुट लेने के लिए होते हैं, कुछ आउटपुट लेने के लिए होते हैं, कुछ फाइल से रीड करने के लिए होते हैं फंक्शन, और कुछ फाइल पे क्या होते हैं, कुछ फाइल में लिखने के लिए होते हैं। तो रीड का मतलब होता है कि जैसे हमने कहा गेट सी होता है, गेट एस होता है और गेट डब्ल्यू होता है, ठीक है ना। तो ये सब क्या होते हैं, ये फंक्शंस होते हैं जिनका इस्तेमाल फाइल में रीडिंग के लिए करते हैं। और पुट सी, पुट एस, पुट डब्ल्यू, इन सब का इस्तेमाल फाइल में राइटिंग के लिए करते हैं। मतलब जो फाइल बनती है उसमें रीडिंग करना हो तो गेट सी और गेट एस और पुट एस, सॉरी, गेट सी, गेट एस और गेट डब्ल्यू, ठीक है ना। और राइटिंग के लिए पुट सी, पुट एस और पुट डब्ल्यू, ठीक है ना। बाकी फॉर्मेटेड के लिए करना होता है तब भी आप तब वो एफ प्रिंटफ और एफ स्कैनफ का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम गेट डब्ल्यू की बात कर रहे हैं, तो गेट डब्ल्यू में हम आ जाएं, तो गेट डब्ल्यू में हमने कहा कि गेट डब्ल्यू के लिए क्या दिया, देखिए रीड एन इंटीजर फ्रॉम अ फाइल, ठीक है ना। अगर किसी फाइल से आपको इंटीजर को रीड करना हो तो आप गेट डब्ल्यू का इस्तेमाल करते हैं, अगर इंटीजर को राइट करना हो तो पुट डब्ल्यू का इस्तेमाल करेंगे, कैरेक्टर को रीड करना हो तो गेट सी, स्ट्रिंग को रीड करना हो तो गेट एस, राइट करना हो तो पुट सी, पुट डब्ल्यू। तो गेट डब्ल्यू के लिए 3.5 का आंसर होगा के, रीड एन इंटीजर फ्रॉम द फाइल। फिर नेक्स्ट इंट एस्ट्रिक पी, ये हमने कहा ये एक पॉइंटर वेरिएबल का डिक्लेरेशन है, तो पॉइंटर वेरिएबल है इंट एस्ट्रिक पी, ठीक है ना। तो पॉइंटर वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, ये एस्ट्रिक ना लगा होता तो नॉर्मल वेरिएबल होता, तो ये पॉइंटर है। तो देख लीजिए इसमें पॉइंटर कहाँ है, इसमें कौन सा ऑप्शन है पॉइंटर के लिए, पॉइंटर के लिए इसमें देखिए दिया होगा यहाँ पर डिक्लेयर एन एरे, ये डिक्लेयर अ पॉइंटर, तो ये पॉइंटर का डिक्लेरेशन है, देखिए एकदम एकदम सीरियस के सामने दिया हुआ है 3.6 एफ, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वाइल, वाइल क्या होता है, वाइल हमने बताया सी में 3 लूप होते हैं, वाइल, फॉर, डू वाइल। वाइल देखिए यहाँ पे क्या दिया, अब देखिए यहाँ 2 चीजें होती है, एक एग्जिट कंट्रोल लूप होता है और एक एंट्री कंट्रोल लूप होता है, ठीक है ना। तो अब वाइल जो है, अब आपको देखना है एग्जिट कंट्रोल लूप और एक एंट्री कंट्रोल लूप। तो एग्जिट, हमने बोला कि जब हम एग्जिट की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए दोनों हैं, वाइल है और डू वाइल दोनों है। तो वाइल में क्या होता है, वाइल जब हम सिंटैक्स लिखते हैं तो वाइल लिखा जाता है, ठीक है ना, यहाँ पे हम दिखा दें, वाइल लिखा जाता है, ठीक है। फिर वाइल की कंडीशन कुछ लिखी जाती है, जो भी कंडीशन हो, ठीक है ना। फिर उसकी बॉडी बनाई जाती है और फिर उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दिया जाता है लास्ट में, ठीक है ना। लेकिन अगर कंडीशन जो यहाँ पे दी जाती है वो अगर ट्रू होती है, जो भी कंडीशन हो, ठीक है ना, हमने कहा अगर आई इज ग्रेटर देन 5, ठीक है ना, ये कंडीशन है मान लीजिए, तो अगर आई 5 से बड़ा हो तभी नीचे वाला काम करो वरना ना करो। तो अगर कंडीशन एक बार भी यहाँ फॉल्स हुई तो ये अंदर नहीं आना है, तो वाइल लूप की बॉडी शुरू होने से पहले ही कंडीशन चेक हो जाती है, तो ये एंट्री कंट्रोल लूप। और वही ऑन द अदर हैंड जब हम डू वाइल की बात करते हैं तो डू वाइल आपका जो है, डू वाइल का कॉन्सेप्ट अलग होता है। तो डू वाइल में क्या होता है, पहले डू होता है, ठीक है ना, फिर उसकी बॉडी होती है, ठीक है ना, बॉडी में जो कुछ भी करना आने को कहे, ठीक है ना, फिर उसके बाद वाइल की कंडीशन होती है, मतलब कंडीशन जो होती है वो लास्ट में होती है, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा कि हमने कहा ग्रेटर देन 5, मतलब आई जो है वो 5 से हो, अब सेमीकोलन भी लास्ट में लगता है इसमें लास्ट में, ठीक है ना। तो ये क्या है, डू वाइल क्या है, डू वाइल आपका एंट्री कंट्रोल, ये एग्जिट कंट्रोल लूप है, ठीक है ना, ये एंट्री कंट्रोल लूप है, एंट्री पे ही कंडीशन लगी है कि हाँ कंडीशन फॉल्स तो अंदर नहीं जाना है। और डू वाइल क्या है, ये आपकी एग्जिट कंट्रोल लूप है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एग्जिट जब हो रही है तब वहां पे कंट्रोल लगा हुआ है, तब वहां पे कंडीशन लगी है, ठीक है ना। तो आप चलिए देख लेते हैं हम वाइल, वाइल का ऑप्शन हमने कहा वाइल क्या है, एंट्री कंट्रोल लूप है। तो देखिए एंट्री कंट्रोल लूप कहीं लिखा हुआ है, ये देखिए ई वाला ऑप्शन देख रहा है ना, एंट्री कंट्रोल लूप, तो वाई 3.7 का ई होगा, नोट करते रहिएगा,
ठीक है ना। फिर हमने कहा, फिर आगे आ जाते हैं और ये डू वाइल का भी साथ ही में कर लीजिए। तो डू वाइल हमने कहा, डू वाइल का क्या होगा, डू वाइल क्या होगा, एग्जिट कंट्रोल लूप, तो ये एग्जिट वाला होगा। ठीक है ना, तो डू वाइल वाले का ए होगा, तो समझ में आ रहा है ना, तो ये वाला 3.9 का ए होगा। ठीक, अब हम आ जाते हैं इस पे, ये इज अल्फा। इज अल्फा क्या फंक्शन है, इज अल्फा एक फंक्शन है जो बताता है कि कोई भी कैरेक्टर पास किया जा रहा है तो वो अल्फा न्यूमेरिक है कि नहीं है। ठीक है ना, तो वो क्या होता है आपका इज अल्फा। इज अल्फा फंक्शन किस हेडर फाइल में होता है, ये जो सी टाइप वाली हमने शुरुआत में बताई थी ना, हेडर फाइल सी टाइप वाली लिखी थी ना, वो उसी हेडर फाइल में होता है। ठीक है ना, तो इज अल्फा को हम देख लें, इज अल्फा क्या कह रहा है यहाँ पे, इज अल्फा के लिए ऑप्शन दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। इज अल्फा देखिए यहाँ पे, इज अल्फा में यहाँ पे हम देखते हैं कैरेक्टर टेस्ट फंक्शन। ठीक है ना, कैरेक्टर को टेस्ट करता है, ठीक है ना, कि वो अल्फा न्यूमेरिक है कि नहीं है, तो डी वाला होगा। 3.8 का क्या होगा, डी वाला आंसर होगा। ठीक है ना, आप 3.10 देख लेते हैं। अब 3.10 क्या है, ये क्या है यहाँ पे दे रहा है, ये दे रहा है लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है ना, तो लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट दो ऑपरेटर होते हैं सी में। ठीक है ना, तो वो बिट वाइज ऑपरेटर होते हैं, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। तो यहाँ पे देखिए शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, देखिए ये शिफ्ट लेफ्ट है। ठीक है ना, तो ये शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेटर है, अगर यही ये ग्रेटर, ये जो बने हुए हैं ये दो ग्रेटर देन, अगर अगर ये अभी लेस देन बने हैं, अगर ये दो ग्रेटर देन बने होते तो वो क्या होता, राइट शिफ्ट, ये लेफ्ट शिफ्ट है। समझ में आ रहा है ना, तो ये आपका लेफ्ट शिफ्ट है, तो ये इसका मतलब 3.10 का आंसर बी होगा। ठीक है ना, तो ये सारे हो गए ना आपके मैच द फॉलोइंग। अब हम अपने आखिरी सेक्शन पे आगे बढ़ते हैं, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला ऑप्शन है। ठीक है ना, तो फिल इन द ब्लैंक्स वाले में देखते हैं। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में आने से पहले यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आने से पहले हम बता दें आप सभी को कि आप लोग जो है जो जो यूट्यूब चैनल है जिस पर आप लोग ये देख रहे हैं, ठीक है ना, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना, और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि जो भी स्टूडेंट हैं जो भी सी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको जो है ये मतलब ये जो है ये हेल्प मिल पाए। क्योंकि देखिए सॉल्व ये जो मॉडल पेपर है, प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व पेपर हैं, ठीक है ना, इनको आप अगर हल कर लेंगे और आ जाएगा आपको कि कोई क्वेश्चन ट्रू है या फॉल्स है, तो क्यों ट्रू है क्यों फॉल्स है किसी ऑप्शन का, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में है कोई दूसरा सही है तीसरा सही है क्यों सही है, ठीक है ना, ये चीजें अगर क्लियर हो जाएंगी तो जो पेपर आते हैं ना, अगर हमने कहा लास्ट 10 पेपर्स आपने सॉल्व कर लिए और आ गए आपको, तो पेपर में आपके कहीं भी 40 में कहीं भी 25 से 30 मार्क्स कहीं नहीं गए ऑब्जेक्टिव वाले। ठीक है ना, तो मतलब 25 से 30 मार्क्स आप आसानी से ला सकते हैं अगर आप लास्ट 10 ईयर्स के सारे ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व कर लें। उसके ऊपर भी हो सकते हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन सब रिपीट होते हैं, क्वेश्चन भाई कोर्स से ही आने हैं। ठीक है ना, तो बस उसका थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं क्वेश्चन। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट पता चल गया, अब हमने कहा कि एग्जिट कंट्रोल लूप और एंट्री कंट्रोल लूप, तो ये आपको समझ में आया ना, तो इसी से मिलते जुलते हुए वो फिर क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है ना, तो इसलिए जो है आप इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने, अब जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसका फायदा ले पाएंगे। ठीक है ना, चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब ये फिल इन द ब्लैंक्स है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में पहला है सी लैंग्वेज वाज इम्प्लीमेंटेड एट द, ठीक है ना, अब ये पूछ रहा है कि सी लैंग्वेज कहाँ इम्प्लीमेंट हुई थी। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है तो हम एक दो बातें सी लैंग्वेज के बारे में और बता देते हैं। देखिए सी लैंग्वेज जो है वो डेनिस रिची ने बनाई थी, ठीक है ना, और वो बेल लैब में बनाई गई थी और वो 1972 में बनाई गई थी। ठीक है, तो अब इसमें हमने कहा यहाँ पे है बेल लैब, तो देखिए बेल लैब का ऑप्शन है, तो देखिए ये ई है। 4.1 ऑप्शन दे रखा है, तो 4.1 यहाँ पर क्या है, ई है। ठीक है ना, तो यहाँ पर बेल बेल होगा, इसमें बेल लेबोरेटरीज होगी। ठीक है ना, तो बेल लैब में बनाई गई थी। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है सी की जो है प्रीडेसेसर लैंग्वेज, मतलब सी के पहले कौन सी लैंग्वेज आई थी, तो सी के पहले बी लैंग्वेज आई थी। ठीक है ना, तो देखिए एक क्वेश्चन के साथ हम कोशिश करते हैं कि और भी जो क्वेश्चन आते हैं वो भी आपके तैयार होते हैं साथ में, बाकी ऑब्जेक्टिव में तो सब आएंगे ही, वो सब हम बताते रहेंगे। फिर नेक्स्ट सी लैंग्वेज इज वेल सूटेड फॉर डैश प्रोग्रामिंग। अब सी लैंग्वेज किस प्रोग्रामिंग के लिए सबसे ज्यादा सूटेड है, कई सारी प्रोग्रामिंग होती हैं। ठीक है ना, तो अब इसमें हमने कहा कि सी प्रोग्रामिंग जो है वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कही जाती है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग इसलिए
क्योंकि इसको हम मॉड्यूल्स में बांट सकते हैं, छोटे छोटे फंक्शंस में बांट सकते हैं, अलग अलग डिवाइड करके इसको कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है। तो सी लैंग्वेज 4.2 का एच सही होगा, 4.2 का आंसर होगा स्ट्रक्चर्ड। तो सी लैंग्वेज इज वेल सुटेड फॉर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। 4.3 पे आ जाते हैं। तो 4.3 हमने कहा प्लस प्लस इज नोन एज, प्लस प्लस कौन सा ऑपरेटर है, हमने बताया ना, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। देखिए यहाँ पे प्लस प्लस इंक्रीमेंट है ना, बी ऑप्शन, ठीक है ना, तो बी ऑप्शन सही है, प्लस प्लस। फिर डैश ऑपरेटर कैन बी यूज टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ एरे एंड स्ट्रक्चर। तो एरे या स्ट्रक्चर की लेंथ निकालने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, साइज ऑफ। देखिए है कहीं साइज ऑफ, साइज ऑफ। तो ये साइज ऑफ को क्या होता है, साइज ऑफ आप लिखें इसको, यहाँ पे साइज ऑफ लिखा जाता है, ठीक है ना। साइज ऑफ में आप किसी भी वेरिएबल का लिख देंगे, साइज ऑफ इंट, साइज ऑफ फ्लोट, और साइज ऑफ किसी भी स्ट्रक्चर का नाम, जैसे आप लिंक लिस्ट बनाते हैं तो वहां पे आपको देना होता है, तो साइज ऑफ लिखा जाता है, ठीक है ना। तो साइज ऑफ लिखेंगे और यहाँ पर आप इंट, फ्लोट, जो कुछ भी पास करेंगे वो उसका साइज दे देगा कि भाई वो मेमोरी में 4 बाइट ले रहा है, 5 बाइट ले रहा है, 10 बाइट ले रहा है, 20 बाइट ले रहा है, तो वो आपको वो रिटर्न कर देगा। क्लियर हो रहा है ना। तो ये करता है साइज ऑफ, ठीक है ना। तो अब हम आ जाए यहाँ पर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी, साइज ऑफ। कौन सा, आपका 4 हाँ ये वाला 4.4 का क्या होगा, साइज ऑफ, ठीक है ना, सी। नेक्स्ट 4.5 पे आ जाए। द स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फंक्शंस आर इंक्लूडेड इन द हेडर फाइल। जो स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फंक्शन है वो कहाँ इंक्लूड होते हैं, आपको पता है जो स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं वो सब कहाँ होते हैं, ठीक है ना। जो स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं किसके किसके स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मैथमेटिकल, मैथ के फंक्शन, ठीक है ना। इनपुट आउटपुट फंक्शन तो आपकी एसटीडीआईओ में होते हैं, लेकिन जो मैथ के फंक्शन होते हैं वो सब मैथ डॉट एच में होते हैं। तो मैथ डॉट एच, एफ ऑप्शन सही होगा इसका, ठीक है ना। फिर आपने कहा द डैश सेक्शन प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन टू द कंपाइलर टू द लिंक फंक्शन फ्रॉम सिस्टम लाइब्रेरी, ठीक है ना। तो मतलब है कि कौन सा ऐसा सेक्शन होता है प्रोग्राम का जो क्या करता है, जो कंपाइलर को लिंक में मदद करता है फंक्शंस को सिस्टम लाइब्रेरी से। तो जो ऊपर वाला फंक्शन होता है जहां पर हम हेडर फाइल लिखते हैं, हैश इंक्लूड, ठीक है ना, दिखाते हैं प्रोग्राम का सेक्शन, ठीक है ना। प्रोग्राम आपको हम खोलते हैं, देखिए ये है, ठीक है ना, ये पूरा प्रोग्राम बना हुआ, ठीक है ना। तो इसमें हम जब हम आए तो ये वाला जो है, ये फंक्शन, ये जो एरिया है जिसमें हमने हैश इंक्लूड ये सब लिखा हुआ है ना, ये आपका लिंक सेक्शन कहलाता है, ठीक है ना। इसके अलावा फिर ये आपका मेन होता है, उसके नीचे फिर यहाँ पे उसके ऊपर आप फंक्शन और दे सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, नीचे डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन ये जो एरिया होता है जिसमें हैश इंक्लूड लिखा हुआ है, हैश कोनिया लिखा हुआ है, ये क्या कहलाता है, आपका लिंक सेक्शन, ठीक है ना। तो उसका आंसर क्या होगा, लिंक। समझ में आ रहा ना। तो उसका आंसर आपका हो जाएगा लिंक। मतलब कौन सा सेक्शन होता है आपके प्रोग्राम का जो आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप वहां पर चीजों को लिंक कर पाओ, ठीक है ना। तो वो होता है आपका लिंक सेक्शन, नाम है लिंकिंग करने का, तो वो लिंकिंग ही करता है, ठीक है ना। तो इसमें लिंक ऑप्शन सही है। लिंक कहीं दिख रहा है आपको, देखिए लिंक कहीं दिया हुआ है, तो लिंक इसमें, हाँ देखिए ये एल पे लिंक भी दिया हुआ है ना, ठीक है ना। तो लिंक, एल ऑप्शन सही होगा, किसका एल ऑप्शन सही होगा आपका 4.6 का। 4.7 पे आ जाते हैं, कह रहा है डैश ऑपरेटर इज ट्रू ओनली व्हेन बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू। जब दोनों ही ऑपरेंड जो होते हैं वो ट्रू होते हैं तो कौन सा ऑपरेटर जो है ट्रू होता है, ठीक है ना। मतलब कौन सा ऑपरेटर ट्रू होता है, जब आपके दोनों ही ऑपरेंड ट्रू होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर है दोनों ही कंडीशन ट्रू होने पे आपका होता है एंड, एक लॉजिकल एंड होता है, एक लॉजिकल और होता है, ठीक है ना, एक लॉजिकल नॉट होता है। तो एंड जब दोनों बातें सही हो तब क्या होता है, तब लॉजिकल एंड। जब कोई एक बात सही हो तब और जब हमने कहा जब सही हो तो गलत दिखाए, और जब सही हो तो फॉल्स दे, और जो फॉल्स हो तो ट्रू दे, ठीक है ना। तो वो होता है लॉजिकल नॉट, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जब दोनों बातें सही हो, दोनों कंडीशन ट्रू हो तो लॉजिकल एंड। तो इसका ये वाला ऑप्शन होगा एम। क्लियर हो रहा है ना। तो 4.7 का जो है आपका क्या होगा, ये एंड एम। अब नेक्स्ट हमें 4.8 पे आ जाते हैं। 4.8 कह रहा है डैश ऑपरेटर इज यूज्ड टू कनेक्ट स्ट्रक्चर नेम टू इट्स मेंबर नेम।
तो कौन सा ऑपरेटर होता है जो स्ट्रक्चर के नाम को उसके मेंबर नेम से जो है कनेक्ट करता है। तो देखिए स्ट्रक्चर में दो होते हैं ऑपरेटर जो उसके मेंबर से कनेक्ट करते हैं। एक होता है डॉट ऑपरेटर, ठीक है ना, एक डॉट ऑपरेटर होता है जो कनेक्ट करता है, जिसमें आप डॉट लगाते हैं, मेंबर का नाम लिखते हैं। अगर स्ट्रक्चर का नाम, मान लीजिए स्ट्रक्चर का नाम स्टूडेंट है, तो वो स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट है मान लीजिए, तो स्टूडेंट डॉट, अगर हमने कहा रोल नंबर है तो डॉट, ये डॉट, ठीक है ना, तो रोल नंबर, ठीक है ना, तो ये रोल नंबर हो गया, ठीक है ना, तो ये डॉट है, ठीक है ना। एक और होता है जो आपका, और उसमें क्या होता है, उसमें आप इस तरीके का सिंबल बनाते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे बनाते हैं, ठीक है ना, तो वो होता है, ठीक है ना, तो सॉरी ऐसे बनता है वो, ठीक है, तो वो होता है ना पॉइंटर टू, जो है पॉइंटर मेंबर की एक्सेस के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम डॉट है, देखिए डॉट दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, हम उसको देखते हैं। ये डॉट है तो जी होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा, जो है आपका 4.8 का जी होगा। क्लियर है ना, देखिए डॉट यहाँ पे दिया हुआ है, देख पा रहे हैं ना। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि जो है नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाते हैं 4.9 के, 4.8 हो गया आपका, ठीक है ना। 4.9 डैश फंक्शन चेक्स वेदर द एंटर्ड अल्फाबेट्स आर लोअर केस और नॉट। तो कौन सा ऐसा फंक्शन है जो चेक करता है कि हमारे जो भी अल्फाबेट हैं वो लोअर केस में है कि नहीं है, ठीक है ना। ये भी वही होता है, टाइप वाले में होता है, तो लोअर केस में है कि नहीं है, ठीक है ना। अब आपने पासवर्ड डाला, लोअर में है कि नहीं है, कुछ लिखा लोअर में है कि नहीं, इज लोअर फंक्शन, लेकिन नाम से है। तमाम सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं, आप देख के अंदाजा लगा लेंगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि वहां पर हर हर बार आपको गैस वर्क वहां पे नहीं चलता है, ठीक है। आपको ऑप्शन ना पता हो तब तो मजबूरी है लगाना, ठीक है ना, लेकिन श्योर होना जरूरी है, ठीक है ना। तो गैस वर्क से ही नहीं बढ़ना है आपके। तो इसमें क्या होगा, 4.9 का क्या होगा, इज लोअर, ठीक है ना। और 4.10 पे आ जाते हैं, डैश इज अ कैरेक्टर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द लाइन ऑफ टेक्स्ट एंड बिगिनिंग ऑफ अ न्यू लाइन। अभी हमने शुरुआत में ही बताया था कि न्यू लाइन के लिए आप क्या यूज करते हैं, जो है न्यू लाइन कैरेक्टर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर है न्यू लाइन, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम न्यू लाइन का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यू लाइन इज अ कैरेक्टर स्लैश एन, ठीक है ना, स्लैश एन इज अ कैरेक्टर, न्यू लाइन इज अ कैरेक्टर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द एंड ऑफ अ टेक्स्ट और एंड ऑफ टेक्स्ट और बिगनिंग ऑफ अ न्यू लाइन, ठीक है ना। तो ये होता है, ठीक है ना। तो आपके ये अब सारे ऑब्जेक्टिव के सारे हमने बता दिए, ठीक है। बाकी इसको आप लोग फिर से एक बार देख लीजिएगा, जहां पर भी आपको लगे कुछ ऐसा हो कि आपको ना क्लियर हो, तो आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और बाकी सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि सभी स्टूडेंट्स का जो है इससे फ़ायदा मिल पाए और वो लोग जो है एग्जाम में पास कर पाएँ। बाकी हमारे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है जिसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाके अगर किसी को कोर्स ज्वाइन करना हो तो वो कोर्स ज्वाइन कर सकता है। चलिए ठीक है, फिर हम नेक्स्ट संडे को फिर मिलते हैं, और अगले जो है लास्ट उसके पहले वाले जो है सी के पेपर को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट संडे को। चलिए ठीक है, बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, ओके बाय।